नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ईरान एंड इजराइल के वार में, जिसमें अब एक बड़ी कंट्री सामने खुल करके आई है, वो है चाइना। लेकिन रसिया इसमें पहले से इन्वॉल्व था और रसिया ने ये क्लियर करके बता भी दिया था कि वो किस तरह से नहीं देखना चाहता है एक न्यूक्लियर वारहेड के प्रोग्राम को जो कि इजराइल के ऊपर लॉन्च हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट धमकी दी गई है रसिया के द्वारा पहले, और बाद में चाइना जो कि कहता है लड़ना मत, अपने फोर्स को यूज मत करना अमेरिका, नहीं तो हम बीच में आएंगे। और यही हमें इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। विल रसिया, तुर्की एंड चाइना प्रोवाइड सपोर्ट टू ईरान? जी हाँ, यहाँ पे क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? एक्चुअली में ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप रियलिस्टिक वे में देखो तो। बिकॉज जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसमें ईरान डायरेक्टली इस वार को नहीं लड़ सकता था। और जिस तरह के फुटेजेस मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियोस के साथ, आपको पता चलेगा कि ईरान ने आखिरकार इतनी सारी तैयारी कैसे करके रखी थी। जब उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन था, पैसे नहीं थे उनके पास, तब ये सारी चीज़ें हो कैसे रही थी। और यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम ये जान पाएंगे कि कैसे वर्ल्ड एक मेजर वार की तरफ बढ़ रहा है। 2025 में हमने कई सारे वार देखे, इनफैक्ट अपनी कंट्री भी ऑलरेडी वार में इन्वॉल्व थी पाकिस्तान के साथ, हम जानते हैं। और उसको अगर साथ देने के लिए कोई कंट्री खड़ा होता तो एब्सोल्यूट सी बात है कि पाकिस्तान इस वार को लंबा ले जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल गेम हमने इन चीज़ों को सस्टेन किया और नेग्लेक्ट भी किया, ताकि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, मीटिंग्स हो रही है रसिया, चाइना एंड ईरान के बीच में। अब ये जो क्लोज डोर मीटिंग है ना, इसमें डायरेक्टली ये देखा जा रहा है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके साथ इसराइल से एक डायरेक्ट पंगा लिया जाए। अब इस पंगे का रीज़न है, देखिए, पहला तो इकोनॉमिक बेनिफिट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दिखता है एक स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट करना चाहते हैं। आप सब ने देखा कैसे एससीओ में मिलकर के सारी कंट्रीज सामने आई, और आने के बाद एससीओ में डायरेक्टली ये बोला कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर के अटैक को। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर की बात नहीं कही गई, ना ही कोई ऐसी बात की गई जिससे ईरान को एक तरह से सेंटिमेंटली भी हर्ट हो सके। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे साथ दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद वार्निंग दे डाला कि एक्चुअली हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन वहीं चाइना सामने आता है, जो कि आप इस न्यूज़ में देख रहे हो, और ये बोलता है कि टेंशन एस्केलेट मत होने देना इजराइल एंड ईरान वार को। और उनके मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वर्ल्ड के सामने आकर के बोलते हैं अगर वार होता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे चैलेंज फॉरेन मिनिस्ट्री की आप क्लियर वर्ड्स देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बोला कोई भी इन्फ्रिंजमेंट, कोई भी अटैक ईरान के ऊपर सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी का खतरा है। और इसी से हमें एक और बात याद आती है, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, जो कि एक डील क्लोज डोर में साइन हुई थी और ये लीक हो गई थी, जो कि 25 ईयर्स के लिए ईरान के साथ चाइना ने साइन की थी। तो हमें इसका असर आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है। और जब हम चाइना को सोचते हैं ना कि चलो ये कोई छोटी कंट्री, ये नॉर्मल चीज़ों को नेगलेक्ट कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। ये वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है। इसे जैसे ही एक सही मौका मिलेगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक करेगा, ये इधर ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा ताकि अपनी ज़मीन को ले सके, जो कि ताइवान के लोगों की है। और उसके बाद ये वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करके ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को सुपीरियर पोजीशन पे ले आएगा। और इसी मौके की तलाश में चाइना लगा हुआ है, और उसका साथ दे रही है अभी रसिया, बिकॉज ऑफ कंपल्सन। बिकॉज देखिए, रसिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यही कारण है कि हम जब भी रसिया को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि रसिया चाइना का साथ दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखो तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे पड़े हैं, पॉलिटिकली क्लोज डोर में है रसिया। तो उससे बाहर निकलने के लिए, उस स्लंबर से बाहर निकलने के लिए रसिया इस तरह का काम करता है, ताकि कहीं से उसे स्पेस मिल पाए, ब्रीथिंग स्पेस, और खुद को वो खड़ा कर सके। इसी कारण हम इस पूरे के पूरे जो भी वार होता है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें हमें ये दिखता है कि रसिया एक एग्रेसिव स्टेप में दिखता है। और यही कारण है कि रसिया ने यहाँ पे डायरेक्टली वार्न किया है कि चेरनोबिल लाइक जो कैटास्ट्रॉफी है वो ऑकर हो सकता है, जो कि हमने फुकुशिमा में देखा था, इससे पहले जो न्यूक्लियर लीक्स हुए हैं उन सारी चीज़ों में। तो इसीलिए इसराइल को वार्न किया कि आप जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर रहे हो वो मत करो, बिकॉज अभी जो है ऑलरेडी एक साइड पे अटैक कर चुके थे और अभी दूसरे साइड पे अटैक करने की तैयारी चल रही है इसराइल की, जिससे ईरान को रोका जा सके। लेकिन ईरान भी नहीं मानने वाला है, और यही कारण है कि ये वार बढ़ रहा है। अब देखिए, चेरनोबिल लाइक कैटास्ट्रॉफी जो है ना, न्यूक्लियर इंसिडेंट जो हुआ था रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलने के लिए, उसके लिए मेनली बुलाया था। उसमें होता क्या है ना, कि कोर मेल्ट डाउन हो जाता है। डैट मीन्स जो रिएक्टर है, डैट मीन्स अगर आप समझिए न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, और उसके कोर रिएक्टर डैमेज हो जाए और वहाँ से रेडिएशन होना शुरू हो जाए, तो किस तरह का कैटास्ट्रॉफी क्रिएट होगा। रेडिएशन की वजह से लोग मारे जाएंगे, एक्सप्लोजन होगा, कॉन्टेमिनेशन होगा वाटर में, इन सारी चीज़ों का। और उसके बाद आप कुछ मेजर जो ऑलरेडी डिजास्टर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
की जो है चेरनोबिल, जो कि 1986 में हुआ था। उसके बाद जब आप देखते हो दूसरा फुकुशिमा, ये हुआ था 2011 में, और 3 माइल आइसलैंड का 1979 में। एंड देन हम देखते हैं कैस्टाम, जो कि 1957 में ऑलरेडी हो चुका है। और लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा लेसन लर्न की है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सच में किसी भी कंट्री को उनके न्यूक्लियर साइट्स पे इस तरह से अटैक करना चाहिए। लेकिन जैसे कि इजराइल स्टेन नहीं कर सकते, अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए उनकी कंट्री को बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं। तो इसीलिए वो बार बार अटैक कर रहे हैं ताकि इस तरह के कैटास्ट्रॉफी को रोका जाए। अब देखिए इसमें हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है ना, इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ ऑलरेडी अपनी लविंग कंट्रीज़ ने भी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को, कि आप अगर इजराइल या ईरान में रह रहे हो तो वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया का यहाँ पे आपको सॉफ्ट टोन देखने के लिए मिलेगा कि विलफुली अगर आपका मन है, आपको थ्रेट लग रहा है वहाँ पे, तो आप चले जाओ। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को बहुत ही एग्रेसिव मैनर में लोगों को बोला है कि इमीडिएट कंट्री को छोड़ दो, वहाँ पे वार शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि हमें ये जानने के लिए मिलता है कि चाइना किस तरह से उनके टोन से भी एक्चुअली अगेंस्ट जा रहा है इजराइल के। अब यहाँ पे जब उन्होंने वार्न कर दिया चाइना वालों ने अपने लोगों को, तो वहाँ से लोग निकलने शुरू हो गए। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे चाइना को, तो अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप वो इजराइल के साथ भी ख़राब नहीं कर रहा है, अपने वर्ड्स को उसने सीमित रखा है। ऐसा ही उन्होंने रसिया और यूक्रेन वार में किया था, ऐसा ही वो इंडिया पाकिस्तान वार में कुछ बोले तो नहीं थे, पर उनकी जो ग्लोबल टाइम्स माउथपीस है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, उनका कहना यही था। और यही कारण है कि चाइना के इंटेंशंस को इतना ईजिली समझना अभी आसान नहीं है, बिकॉज चाइना हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है, और इस हाइड एंड सीक के गेम में वो सही मौके का इंतजार कर रहा है अपनी एनिमी कंट्रीज़ के लिए। अब देखिए एक बड़ा अप्रॉक्सीमेटी आपको समझना होगा, यहाँ पे हैं खमेनी, जो कि एक्चुअली ईरान के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ सुप्रीम लीडर इनको बोलते हैं, और उसके साथ नेतन्याहू। अभी गेम डायरेक्टली यहाँ आ चुका है। यहाँ पे नेतन्याहू का ये कहना है अगर हम इनको एलिमिनेट कर दें तो हमारे जो है ना मैक्सिमम गोल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन पूरे के पूरे नहीं। अगर इनको हम एलिमिनेट करते हैं तो एक नया लीडर खड़ा होगा जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएगा, और वो अपने लोगों की डेवलपमेंट सोचेगा। और इनका कहना यहाँ पे है कि हम वेस्ट की धमकियों से नहीं झुकने वाले हैं, और हम इस चीज़ का सही तरीके से अटैक का जवाब देंगे, जिससे वेस्ट हमारे ऊपर इस तरह की फिर से कंपल्सन क्रिएट करने की कोशिश ना करे। और यहीं पे हमें दिखता है जहाँ नेतन्याहू क्या बोले हैं, उसके आर्टिकल में आप देख सकते हो कि हम इससे ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने से हम एक्चुअली हमारा गोल तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन रिजाइम चेंज करने से ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए रुक जाए और वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचना कम हो जाए। तो अभी इजराइल का एक सिंगल गोल है वहाँ का रिजाइम चेंज करना, और इसके लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके उनके जो बड़े लीडर्स थे उनको भी मार दिए। और यही कारण है कि आपको जब हम इजराइल एंड ईरान के प्रॉपर किलोमीटर्स देखते हैं तो ये है 1786 किलोमीटर। अब देखिए ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इसमें आप देख पाओगे कि इजराइल एंड ईरान की एक दूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वार जो है ना सेनाओं के बीच नहीं होने वाला है, बिकॉज बॉर्डर नहीं है। इसके बीच में पड़ते सेंट्रल एशियन कंट्री बगदाद है, उसके साथ आप देखते हो सीरिया आ रहा है। तो इन सारी कंट्रीज़ के होने की वजह से एक्चुअली में यहाँ पे आपको एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच तो नहीं दिखेगा, लेकिन मिसाइल्स जो कि एक प्रोमिनेंट वे में चल रहे हैं इजराइल एंड ईरान दोनों के द्वारा, जिसके वजह से वहाँ के लोगों की जान जा रही है। अब जब ये आप मिसाइल्स देखोगे ना, ये एक्चुअली ईरान के फुटेज का है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से इजराइल ने उनके जो अंडरग्राउंड टनल्स है वहाँ पर जाके अटैक किया, और यही वो अंडरग्राउंड टनल है जहाँ से ये मिसाइल्स निकाल रहे हैं। तो ईरान का एक्चुअली में आप सोच के देखो कि इतना सारा सैंक्शंस है, पैसों की कमी है, माना कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, ऑयल के लिए 4th लार्जेस्ट है, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी जब सैंक्शंस लगे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने डेवलप कैसे किया? अल्टीमेटली यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की गई है बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें रसिया एंड चाइना दोनों ही इन्वॉल्व हैं। और इसी की वजह से इन्होंने इस तरह की तैयारी इन सारे सैंक्शंस होने के बाद भी, जो लगातार 10 सालों से चली आ रही है, उसके बीच भी खुद को इतना अपने आप को ये लोगों ने खड़ा कर लिया। और यही कारण है कि एक मेजर स्केल ऑफ वार हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए आरक रिएक्टर के ऊपर ये बोला जा रहा है कि इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद हॉस्पिटल के ऊपर जो ईरानियन मिसाइल्स हैं उन्होंने अटैक किया। अब ये दोनों ही बातें सही हैं, बिकॉज मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है एक्चुअली वो एरिया जहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो दूसरा एरिया है ये वाला, ये आपको दिखता है कि ये हॉस्पिटल के बाहर का है, जिसमें बीबीसी वाले डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं धुआं उठते हुए, और वहाँ के लोगों की उन्होंने गिनती की, नियरली 246 लोग मारे गए हैं। अब देखिए इजराइल में इस तरह का हमला कर पाना एक नॉर्मल मिसाइल से
क्या सक्सेसफुल हो सकता है? बिकॉज जब आप ये डिस्टेंस देखते हो ना, तो आपको दिखता है कि ये डिस्टेंस 1700 से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर है। अब जब उनके पास आयरन डोम सिस्टम है, तो उस आयरन डोम सिस्टम के होने के बाद भी उन्होंने आखिरकार ये किया कैसे? यहाँ पे आती है फतेह मिसाइल की बात। बिकॉज जब भी हम इस पूरे के पूरे एरिया में देखते हैं, तो फतेह मिसाइल एक बहुत ही हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, और इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि ये नियरली 15 मैक के स्पीड से जा सकती है, और यही कारण है कि ये एक मोस्ट डेंजरस मिसाइल माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फतेह मिसाइल दिखेगा, जिसमें आपको हाइपरसोनिक एबिलिटी है इसकी। अब ये जो फतेह मिसाइल गुजर रही थी ना, इसका जो फोटोज़ लिया गया है, उसके जो वीडियोज़ आए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने रियली में एयर को चीरता हुआ एक साउंड वेव क्रिएट किया है, जिसके वजह से एक हाइपरसोनिक एबिलिटी का पता चलता है। और ये तभी हो सकता है जब मैक 6 से ऊपर जाएं। लेकिन ईरानियंस का यहाँ पे क्लेम है कि उनके पास 15 मैक का है ये फतेह मिसाइल, जो कि उन्होंने 2024 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। और उसकी एबिलिटी, अब आप सोच सकते हो कि आयरन डोम उसे रोकेगा कैसे। और उन्होंने अगर फतेह मिसाइल लॉन्च किया है, तो सच में एक बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ है। और इसकी जो स्पीड है 6100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा सकती है, और ये इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सॉरी, उन्होंने 2023 में इसे रिलीज़ किया था, ना कि 2024 में। और यही कारण है कि फतेह मिसाइल वन ऑफ द डेंजरस मिसाइल है। और इसीलिए हम ईरान के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि उनका ड्रोन सिस्टम और उनके मिसाइल्स उन्होंने इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सोच के देखो, मैक 15 उनके पास कहाँ से आएगा, अपार्ट फ्रॉम द हेल्प दे हैव फ्रॉम रसिया एंड चाइना, बोथ ऑफ दिस कंट्रीज़। तो दोनों कंट्रीज़ के हेल्प के बिना इस तरह की एबिलिटी नहीं पाई जा सकती है। और यही कारण है कि हमें इस बात को क्लियरली समझना होगा कि यहाँ पे अब वो कंट्रीज़ मिल चुकी हैं जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था, एक बड़े कैटास्ट्रॉफी के लिए, जिसमें चाइना, रसिया एंड उसके साथ आपको ईरान दिखता है। और तीनों बड़े एम्पायर आ चुके हैं ओल्ड हिस्ट्री में, और ये खुद को क्लेम करते हैं वर्ल्ड पावर का। बस यही तीनों में अंतर है कि ये तीनों अलग अलग ये सोचते हैं कि हम सब दुनिया के किंग हैं। और यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यूएस का डूम्सडे प्लेन। इसके बारे में आप सबको पता होगा, मूवीज़ में आपने देखा होगा। ये रेडिएशन को सह सकता है, ब्लास्ट को मेजर वे में सह सकता है, यानी कि दूर रहना चाहिए थोड़ा उससे, जिससे ये खुद को सस्टेन कर सके। और ट्रंप ने इसको दिखा करके ईरान को चिढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे अमेरिका एंड इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर बम को भी झेल सकती है उनके बीच रहने के बाद भी। तो इस डूम्सडे प्लेन के बारे में ज़रूर आप कुछ देखना चाहते हो तो और जान सकते हो। वैसे ये एक जोक की तरह दिया गया है ईरान के ऊपर अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और यही कारण है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में हमें एक और कंट्री दिखती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पहले बोला कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे यूएस एंड इजराइल के ऊपर अगर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तो। लेकिन अब ये जो है ना, ये जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स में जा कर के, इसके मैंने कुछ आपको वीडियोस दिखाए थे जिसमें पाकिस्तान के ही लोग इसे बोल रहे हैं आसिफ मुनीर जी को कि आप एक गद्दार हो, आप एक ट्रेटर हो, आप मास किलर हो। और इन सारी चीज़ों को उन्होंने रोड पे पोस्टर्स में दिखाया, हर एक जगह दिखाया। और दिखाने के बाद ये बोला कि कैसे आपने पूरी की पूरी कंट्री को बेकार किया है, ऐसा मत करो और आपको हैंग कर देना चाहिए। तो ये है डिमांड पाकिस्तानी लोगों का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, और अल्टीमेटली आसिफ मुनीर बोलता है कि आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को यही तो चाहिए था, बोले हाँ हाँ मिलना चाहिए, और इंटरनेशनल मीडिया पे आके मेरे सामने बोल दिया। अब आसिफ मुनीर ये बोलते हैं कि हम आपका साथ देंगे इजराइल एंड ईरान वार में। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ओसामा बिन लादेन वहाँ पे मिला था, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान वार में यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया हुआ है, और इसी वजह से वो तालिबान को वहाँ पे कंट्रोल, सस्टेन और पॉलिसी के हिसाब से अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाते थे। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है ना, एक ट्रेटर कंट्री है जिसके ऊपर कोई भी कंट्री फ्यूचर में और भी ज़्यादा भरोसा नहीं करेगी, ना ही उनके आर्मी के ऊपर, ना ही उनके लोगों के ऊपर। बाय द वे, ये है नया आउटलुक फॉर न्यूक्लियर वारहेड्स, जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, नंबर 2 पे आपको यूएस, थर्ड पे चाइना, फ्रांस, यूके, एंड देन आती है इंडिया के नंबर, जो कि हमने 3 दिन पहले ही क्रॉस किया है। उसके बाद पाकिस्तान है 170। अब इनके जो है ना बम्स, एक्चुअल में अगर आप देखो तो वो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, लेकिन नंबर्स के लिए इनके पास 170 जरूर है। और इसके बाद इजराइल का नंबर है जो कि 90 है। तो याद रखिएगा, कुछ मिसाइल्स अगर ईरान के पास आ भी जाता है, फिर भी उनके ऊपर फ्यूचर में खतरा होगा। और यही कारण है कि ईरान को मेरे ख्याल से इस वार में
थोड़ा सा ईरान एंड इसराइल दोनों को कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए, और यही इंडिया के फेवर में है, ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो अगर ये वार रुकता है तो इंडिया को दोनों हाथों में एक्चुअली विन विन सिचुएशन है, बिकॉज जो दोनों ही हमारा फ्रेंड है, और इस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक लॉस भी है अगर किसी के बीच इससे ज़्यादा और वार छिड़ती है तो। और अल्टीमेटली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप सभी को पता है शेयर मार्केट्स डूबते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ही जुड़ा होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बिकॉज फंडिंग आनी रुक जाती है कई सारी कंट्रीज़ में, और इससे क्रिएट होती है एक भूखमरी जो कि कॉमन लोग हैं जो गरीब हैं उनको झेलना पड़ता है। सो आई होप ये वार और लंबा ना जाए, लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर देखें तो जो कंट्रीज़ का फ़ायदा है उसमें वो चाहेंगे कि वार लंबा जाए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।